गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे टॉपिक में पढ़ेंगे द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज क्या होता है? वो चेंज जिसमें हमारा कोई सब्सटेंस जब हम लोग लेते हैं तो वो सब्सटेंस किसी अन्य सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और उसको वापस हम जिस फॉर्म में था वैसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो चेंज हमारा कहलाता है केमिकल चेंज और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर? इसके बाद ये केमिकल रिएक्शन जो हमारी हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? तो केमिकल रिएक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड रेडॉक्स रिएक्शन। इतनी ही रिएक्शन आपके सिलेबस में है और इतनी ही रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता दें आपको कि ये हमारी कोई रिएक्शन दी है तो रिएक्शन में हमारे पास दो पोर्शन है, एक एरो के लेफ्ट हैंड साइड, एक एरो के राइट हैंड साइड। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये C+O2 वाला, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है हमारी? The reaction in which two or more chemical substances are taken together and form a single product means जब दो या दो से ज़्यादा हम लोग रिएक्टेंट लेके चलते हैं और उस रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो वो रिएक्शन हमारी कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? फॉर एग्जांपल C+O2 फॉर्म्स CO2। ओके, देन नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्या है? इसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। क्लियर? आफ्टर डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अच्छा, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास रिएक्शन गिवन होगी, उस रिएक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है, डीकम्पोजिशन है। तो उनके पहचानने का क्या तरीका है, एक बार लास्ट में मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूंगा। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग एक एलिमेंट और एक कंपाउंड लेकर चलते हैं। तो जो एलिमेंट हम लोग लेते हैं वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। मीन्स ये हमारा एग्जाम्पल है, Fe+CuSO4 फॉर्म्स FeSO4+Cu। तो इसमें क्या हो रहा है? Fe इज़ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट फॉर्म कर लेता है और कॉपर हमारा डिस्प्लेस होके बाहर निकल जाता है। तो आयरन कॉपर से हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसकी डिफाइन आपको PDF में और ऊपर आपको मिल जाएगी भी। ठीक, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग दो कंपाउंड लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है AgNO3 एंड NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग दो कंपाउंड लेके चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। मीन्स AgNO3 अपने आयंस में ब्रेक होता है Ag+ और NO3- एंड NaCl अपने आयंस में ब्रेक होता है Na+ एंड Cl-। ठीक, तो AgCl के संग रिएक्ट होकर AgCl बनाता है एंड NaNO3 के संग रिएक्ट करके NaNO3 सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है?
इसको डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डीकम्पोजिशन दोनों रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन की खासियत क्या होती थी कि वो ब्रेक डाउन होता था। तो यहाँ पर जो हमारे दो कंपाउंड्स हैं AgNO3 और NaCl, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो एक बार AgNO3 ब्रेक हो रहा है, एक बार NaCl, इसलिए इसको कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन। और डिस्प्लेसमेंट में क्या खासियत थी कि एक का एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था। तो यहाँ NaCl का Na डिस्प्लेस कर रहा है और Na AgNO3 का Ag डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हो क्या रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डीकम्पोजिशन दोनों कहते हैं। क्लियर? आफ्टर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक पार्ट होता है। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक पार्ट होता है। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग जानते हैं। ठीक, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी हम लोग दो कंपाउंड लेके चलते हैं एज अ रिएक्टेंट। आफ्टर दैट जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो एक इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट ही प्रेसिपिटेट कहलाता है, जो आगे फर्दर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं होता है, किसी के भी साथ ये ऐड बाद में नहीं होता है। ये एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड फॉर्म होता है और ये इसी इनसॉल्यूबल कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। और ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर फॉलोइंग रिएक्शन में BaSO4 क्या है हमारा, प्रेसिपिटेट। ओके, क्लियर? आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद क्या है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक टाइप है, पर लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड एंड बेस रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। क्या? एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। मीन्स न्यूट्रलाइजेशन की मेन पहचान ये है कि जब भी हमें प्रोडक्ट साइड में अगर वाटर निकलते हुए दिख जाए तो वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, नहीं तो क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसमें भी हम लोग दो कंपाउंड लेंगे और दो ही कंपाउंड बनेंगे एज अ रिएक्टेंट, एज अ प्रोडक्ट। इसकी पहचान के सिर्फ यही है कि हमें वाटर H2O ये निकलता हुआ दिखता है। क्लियर? आफ्टर डैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हमारी आती है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो और एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सो मीन्स बाहर निकलना, डेट इज इवॉल्व्ड, एंड एंडो मीन्स इन होना, डेट इज एब्जॉर्ब्ड। इससे याद रखना एक्सो और एंडो को कैसे हम लोग याद रखेंगे। एक्स मीन्स बाहर निकलना, डेट इज इवॉल्व्ड आउट, एंड मीन्स अंदर, डेट इज एब्जॉर्ब्ड। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व आउट होती है वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? जिसमें हीट क्या हो, इवॉल्व हो, बाहर निकले, वो एक्सोथर्मिक। इसका एग्जांपल ये रहा C+O2 डेट इज फॉर्म CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और उसके संग हीट हमारी बाहर निकलती है। आफ्टर दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब हमारी हीट किसी रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए एब्जॉर्ब होती है। ठीक, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल N2+O2 फॉर्म्स 2NO। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनेगा तो हीट हमारी यूज़ होगी, तभी नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्लियर? आफ्टर दैट रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से समझना, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग रिएक्शन यही है। क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। मीन्स वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो जानते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स अगर हमें ऑक्सीजन ऐड होते हुए दिख रही है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर हमें ऑक्सीजन रिमूव होते हुए दिख रही है तो वो रिडक्शन होगा, और अगर हाइड्रोजन ऐड होते हुए दिख रहा है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन रिमूव होते हुए दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमें रिएक्शन दी हुई है जिसमें H2 से H2O बनना है, एरो बना हुआ है ये, ठीक। तो उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन निकल रही है और CO सिर्फ फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन। क्लियर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आया। इसके संग ही हमारा आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूजन ही हमें दूर करनी है। तो बस बेसिक हमें याद रखना है, जिस जिस कंपाउंड के बीच में ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो या रिडक्शन परफॉर्म हो, देखो इनके बीच में क्या परफॉर्म हो रहा है, रिडक्शन परफॉर्म हो रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। क्या चीज़, जिसके बीच में रिडक्शन फॉर्म हो रहा है उसके अपोजिट वाला जो हमारा कहलाएगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके जिसके बीच में हमारा ऑक्सीडेशन फॉर्म हो रहा है उसका बचा हुआ दूसरा रिएक्टेंट जो हमारा होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करे, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करें। क्लियर। चल इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन की डेली लाइफ में, बंद करो, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेली लाइफ में हमारी क्या यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। तो डेली यूज़ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मींस रिडॉक्स रिएक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे तो दो चीज़ें हमारी आती हैं, एक कोरोजन और दूसरी रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी में क्या होता है, पहला हम लोग बात करेंगे कोरोजन की। तो कोरोजन क्या है हमारा, कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर द मटेरियल यूजली metals deteriorate as a result of a chemical reaction with air, moisture and chemicals etc. मीन्स कोरोजन का मतलब होता है क्षरण होना। क्षरण मीन्स जैसे कि हमारा लोहा होता है, उस लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, आयरन के ऊपर जंग लग जाती है, तो वो जंग लगना ही हमारा क्या कहलाता है, कोरोजन। ठीक। तो कोरोजन मेनली हमारा मेटल्स के ऊपर होता है और जंग लगना ही क्या कहलाता है, कोरोजन। क्लियर। कोरोजन के बाद है रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सड़ना। क्या, सड़ना मीन्स अगर कोई फूड मटेरियल या कोई भी मटेरियल क्या हो जाए, सड़ जाए, तो वो हमारा कहलाता है रेंसिडिटी। ठीक। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन हमारे फैट्स या ऑयल्स के संग रिएक्ट होती है और फिर उसको उसके स्मेल या टेस्ट में क्या ला देती है, चेंज ला देती है। क्लियर। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है रेंसिडिटी। अब किसी भी हमारे फूड मटेरियल को रेंसिड होने से अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन होंगे उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रिवेंशन है हमारा स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मीन्स फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। सेकंड, स्टोरिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। कोई भी हमारा फूड है, अगर उसको हमें सेव करना है, ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करना है, तो हमें रेफ्रिजरेटर में रख के यूज़ करना चाहिए, तो जल्दी वो ख़राब नहीं होगा। थर्ड है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन ना करने में हेल्प करें, मीन्स किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसा एक एंटीऑक्सीडेंट हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ हो, टर्मरिक, हल्दी। तो हल्दी हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये टर्मरिक क्या करता है, हमारा एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता है, जो
प्रिवेंट करने में किसी भी फूड मटेरियल को हेल्प करता है। तो हल्दी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? अचार में, पिकल्स। अचार में जब हम लोग हल्दी डालते हैं तो वो अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हेल्प करता है और अचार को हम लोग कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट, स्टोरिंग फूड इन अ इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मीन्स फूड को ऐसे इन्वायरमेंट में स्टोर करना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन। ठीक, ओके, थैंक यू।